कहानी शुरू होती है ज्योति भवन से, जहाँ सिर्फ और सिर्फ ज्योति का राज चलता था। और चलता भी क्यों ना, तेरे पैदा होने के बाद ही बना है ये घर। तू तो लक्ष्मी है हमारी, और तू ही नाराज हो जाएगी तो कैसे चलेगा। चल अब बता, कौन सी लड़की सही रहेगी तेरे भैया के लिए। मैं क्या बताऊं मम्मी, शादी तो भैया को करनी है। क्या बताऊं क्या? जैसे कि तेरी मर्जी के बिना मैं किसी लड़की को सिलेक्ट कर लूंगा। हाँ, ज्योति भवन में तो वही आएगी जो मेरी प्यारी बहना को भाएगी। और उन सभी लड़कियों में से ज्योति को पसंद आती है निधि की तस्वीर। सूरज का परिवार निधि से मिलता है और पहली ही बातचीत के बाद दोनों का रिश्ता पक्का हो जाता है। मानना पड़ेगा निधि, तेरी पार की नजर को दूसरी लड़की देखनी भी नहीं पड़ी। मैं ऐसे ही मेरी बेटी के हाथों को शुभ नहीं करता। ज्योति ने तो अपना काम कर दिया, पर अभी काम खत्म नहीं हुआ सुषमा जी। असली काम तो अभी बाकी है। बहू को चढ़ाने के लिए गहने लेने होंगे, लेन देन का सामान लेना होगा, वो सब देखना है आपको। है ना ज्योति, यही करेगी। अपने भाई की शादी तक तू ससुराल नहीं जा रही बेटा। मैं दामाद जी से बात कर लेती हूँ, वरना यहाँ सब कैसे निपटेगा। तभी दरवाजे से विक्रम आता है। अब भाई की शादी है तो उसकी इकलौती बहन को दौड़ भाग तो करनी ही पड़ेगी। अब फिक्र मत कीजिए माँ, साले साहब की शादी तक मैं यहीं आकर खा लिया करूंगा, तो ज्योति को मेरे खाने की टेंशन भी नहीं होगी। पर हाँ, शादी के दूसरे दिन अपनी बीवी को ले जाऊंगा, मैं पहले से कह देता हूँ। यूं तो ज्योति की शादी को साल भर होने को आ रहा था, पर आज भी वो अपने मायके में सबकी चहेती थी। उसके बिना उसके मायके में पत्ता भी नहीं हिल सकता था। अपनी नई बहू के गहने खरीदने के लिए सुषमा ज्योति को लेकर ज्वेलरी शॉप पर जाती है। इतने सारे गहने हैं यहाँ तो, है भगवान। आजकल के चलन का गहना तो मुझे समझ में ही नहीं आता। तू ही देख कर बेटा, अब जो करना है तुझे ही करना है। मैं तो काम कर करके पहले ही परेशान हो गई हूँ। पहले तू गहने देख, फिर तुझे सूरज की शेरवानी भी फाइनल करनी है। तभी ज्योति के फोन पर नरेंद्र का कॉल आता है। व्हाट्सअप किया है कार्ड बेटा, बता तो कौन सा फाइनल करवाऊं। जब तक तेरी मंजूरी नहीं होती शांति नहीं मिलती मुझे। और पूरे 1 महीने ज्योति ऐसी बिजी हो जाती है कि एक टांग पर खड़ी कभी किसी की मदद कर रही है तो कभी किसी की। और उसके बाद आ जाता है वो दिन जिसका सभी को इंतजार था। अपने भाई की शादी के फंक्शन में उसकी वरमाला की रस्म एंजॉय करती हुई ज्योति जोर जोर से शोर मचा रही थी कि तभी मोहल्ले की पड़ोसन रसगुल्ला खाते हुए ज्योति के जीवन में कड़वाहट घुलने आ जाती है। डाल दो भाभी वरमाला, मैं आपकी साइड ही हूँ, उछल के डाल दो। अरे वाह, बड़ी खुश हो ज्योति तुम। अपनी बर्बादी पर पहली बार किसी को इतना खुश होते देख रही हूँ। हाँ आंटी, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। आफ्टर ऑल मेरे भाई की दुल्हनिया जो घर आ रही है, और पसंद भी तो मेरी है, तो खुश तो होना ही है। क्या बताऊँ मैं आपको आंटी जी, मेरी पसंद के बिना भैया शर्ट भी नहीं खरीदते। हाय रे ज्योति, यूं तो तू बिहाय गई, पर दुनियादारी की समझ तुझमें अभी भी नहीं आई। शादी के बाद कौन भाई पूछता है बहन को। क्या आंटी जी, आप नहीं जानती क्या? मेरी शादी को 1 साल हो गया है, पर आज भी भैया मुझे अपनी पलकों पर बिठा के रखते हैं। जरा सी नहीं निकलती मेरी कि फौरन मेरे घर पहुंच जाते हैं। दिन में 10 बार तो मम्मी फोन कर देती है, क्या बनाया क्या नहीं। तू समझी नहीं बेटा, तब तक तेरी शादी हो रखी थी, पर सूरज तो कमा रहा था ना। अब उसके जीवन में निधि आ गई है। असली बदलाव तो अब देखने को मिलेगा बेटा। गीता के मुंह से ऐसी बातें सुनकर ज्योति को धक्का लगता है और अगले ही पल उसे गीता की बात का प्रमाण भी मिलना शुरू हो जाता है। विदाई के वक्त ज्योति जैसे ही अपनी भाई की गाड़ी में बैठने जाती है, सूरज कहता है, अब निधि का लहंगा खुद ही इतना एरिया कवर कर लेगा। अरे कहाँ बैठेगी तू हमारे साथ? मैं कोई पागल थोड़ी ना हूँ भैया, मैं तो आगे बैठ रही थी। पर मेरी साली ने पहले ही कह दिया था कि वो आगे बैठेगी। अभी तो निधि अपने ससुराल पहुंची भी नहीं थी और ज्योति को लेफ्ट आउट फील होना शुरू भी हो जाता है। पग फेरी की रस्म के बाद सभी थके हारे आराम कर रहे थे कि निधि हॉल में आकर सभी से कहती है, मैं चाय नाश्ता लगा दूं मम्मी जी। तो भी तो शादी की रस्मों में थक गई होगी ना बहू, जा आराम कर, हम बाहर से नाश्ता मंगवा लेते हैं। तो सुभाष की समोसे मंगवा लो ना मम्मी, 1 नंबर समोसे होते हैं उसके। अरे रुक जा बेटा, अपनी भाभी से तो पूछ ले, उन्हें क्या खाने का मन है। बता बेटा क्या खाएगी तू, वही मंगवाते हैं। कोई मैगी ला दे तो मैं मैगी बना दूं मम्मी जी। क्यों बेकार में तेल में सने हुए समोसे कचौड़ियाँ बाहर से लाना, और उससे तो शरीर ही खराब होगा। 2 मिनट लगेंगे, एक स्टोव पर चाय और दूसरे पर मैगी बना दूंगी। मैगी? अब पहले की तरह रहने से नहीं चलेगा सुषमा जी, बहू नए जमाने की है।
अब हमें भी इन्हीं के पसंद से चलना होगा। जा बहू बना ले मैगी, हम भी तो खा कर देखे तेरे हाथ की मैगी। निधि किचन में जाकर सभी के लिए मैगी बनाकर लाती है। अरे वाह निधि, क्या मैगी बनाई है तूने। ज्योति, ये सुभाष के समोसे से तो लाख गुना अच्छा है, खाकर तो देख जरा। वाह बहू वाह, अब तो लगता है शाम के नाश्ते में मैगी ही खानी पड़ेगी। सच्ची इतनी अच्छी बनी है, फिर तो मैं भी खाकर देखती हूँ। निधि को साड़ी पहनने की आदत नहीं थी, इसलिए वो जैसे ही मैगी खाने के लिए फॉक उठाती है, उसका दुपट्टा मैगी की प्लेट पर गिर जाता है। वो फिर से पल्ला हटाती है और जैसे ही फॉक अपने मुंह में डालने जाती है, उसका पल्ला फिर से खाने के प्लेट पर आ जाता है, जिससे देखकर सुषमा कहती है, अरे नहीं पहनी जा रही साड़ी बहू तो कुछ और पहन ले। हैं? मम्मी ने कहा था कि शादी के बाद साड़ी पहनना, इसलिए बस साड़ी लेकर आई हूँ मम्मी जी। ठीक ही तो किया भाभी ने, वैसे भी मम्मी पापा को साड़ी सूट के अलावा और कुछ जमता भी नहीं है। अब बहू से नहीं संभल रहा है तो कैसे पहन लेगी साड़ी सूट। चल कोई बात नहीं बहू, हम दोनों कल सवेरे जाकर तेरे लिए कुछ कपड़े की शॉपिंग कर लेंगे। फिर तो मम्मा मेरा कोई काम नहीं है इस घर में, मैं भी निकलूं? हाँ हाँ बेटा तू भी जा, वैसे भी बड़े दिनों से तू यहाँ है, दामाद जी तेरे बिना परेशान हो रहे होंगे। वाह मम्मी वाह, मैंने जाने की बात क्या बोली, तुम तो फौरन तैयार होगी। ये तक नहीं बोला कि निधि के लिए कपड़े तुम पसंद करती ना ज्योति। गीता आंटी ठीक ही कह रही थी, भाई की शादी हो जाने के बाद बहन का मायका उसका नहीं रह जाता। और नाराज होकर ज्योति अपने ससुराल चली जाती है। वो 2 दिन तक अपनी माँ को कॉल भी नहीं करती। अब समझ में आएगा मम्मी को, जब मैं कॉल नहीं करूंगी ना, खुद ही सामने से कॉल करेगी। पर ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होता। यहाँ से ज्योति अपने मायके कॉल नहीं करती तो 1 हफ्ते तक उसके मायके से कॉल भी नहीं आता। क्या बात है डार्लिंग, इस बार तो तुम बड़े दिनों तक अपने ससुराल में टिक गई, वरना हर 3 दिन के बाद एक बार अपने मायके जाए बिना तुम रहती नहीं थी। क्या हुआ, पत्नी के आते ही साले साहब बहन को भूल गए क्या? पागल हो क्या, ऐसा हो सकता है भला? कभी भी नहीं। वो मेरा घर है, जिस घर का नाम ही मेरे नाम पर हो वहाँ किसी और की कैसे चल सकती है। अभी मम्मी को कॉल करती हूँ, जरूर हर बार की तरह उन्होंने फोन इधर उधर रख दिया होगा। ये कहकर ज्योति अपनी माँ को कॉल लगाती है। और मम्मी नाश्ते में क्या बन रहा है? अब मुझे नाश्ते की क्या चिंता बेटा, निधि ने ही सब कुछ संभाल लिया है, मुझे रसोई में जाने ही नहीं देती। जरा वीडियो कॉल कर, मैं तुझे दिखाती हूँ। आज बहू ने मुझे गाउन पहनाया है। अरे बहू जरा बताना तो वीडियो कॉल कैसे लगाते हैं। निधि आकर सुषमा के फोन से अपनी ननद को वीडियो कॉल करती है, जिसे देखते ही सूरज कहता है, अरे ज्योति से बात कर रहे हो तुम लोग, बढ़िया है। मैं अभी तुझे कॉल करने ही वाला था ज्योति, कल शाम को ठीक 5 बजे जीजा जी के साथ यहाँ पधार जाना। अभी तो बीवी आ गई है, बहन के बिना रहने की आदत डाल लो भैया। अरे तू समझी नहीं, बात यह है कि तेरी भाभी ने कल डिनर प्लान किया है, मेरे सारे कलीग्स को भी बुलाया है, तुम भी जरूर से आना। पहली बार ज्योति को ऐसा लग रहा था मानो उसके खुद के ही घर में उसकी कोई वैल्यू ही ना रह गई हो। अगले दिन ज्योति अपने मायके पहुंचती है, जहां वो देखती है कि हर तरफ बस निधि 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 भाभी भाभी हो रहा था। 1 हफ्ता नहीं हुआ भाभी को आए और अभी से सब निधि निधि करने लगे, बहुत हो गया। अब मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। ये परिवार मेरा है और मेरा परिवार मुझे भूल नहीं सकता, और भूले तो मैं याद दिला दूंगी। इस घर में सबसे इम्पोर्टेंट मैं थी और मैं ही रहूंगी। और बाकी गेस्ट के जाते ही ज्योति एक अनाउंसमेंट करती है। 1 हफ्ते तक मैंने किसी से बात नहीं की और ना किसी ने पूछा कि मैंने ऐसा क्यों किया। चलो आज मैं ही बता देती हूँ। असल में बात यह है कि भैया की शादी की तैयारियों में मैंने अपनी सेहत का ध्यान ही नहीं रखा, पर जब शादी के बाद अपने घर गई तो मेरी तबीयत बिगड़ने लगी, तो मैंने चेकअप करवाया और मुझे पता चला कि मैं माँ बनने वाली हूँ। क्या तू मतलब मैं मामा बनने वाला हूँ? मेरा बच्चा, अरे सुषमा जी मैं नाना बनने वाला हूँ और आप नानी। अब आप बुढ़िया हो गई है, समझ लीजिए ओहदा बढ़ने वाला है आपका। इतनी बड़ी खुशी तूने हमें देने में इतनी देर क्यों लगा दी बेटा, भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है। बहू के पैर तो सच में बहुत ही शुभ है, बहू आते ही हमारी बेटी के जीवन में खुशियां लेकर आ गई। मम्मी भाभी की तारीफ तो ऐसे कर रही है जैसे उन्होंने ही मेरे पेट में मंत्र फूंक कर मुझे प्रेग्नेंट किया हो। और सभी का ध्यान अपनी ओर खींचने के लिए ज्योति बेहोश हो जाती है। फिर क्या था, होने वाले मामा जी मामी पापा नाना नानी फौरन ज्योति को उठाकर अंदर कमरे में ले जाते हैं। एक तरफ निधि ज्योति के चेहरे पर पानी की छींटे देती है तो दूसरी ओर सूरज उसकी हथेली पगथली रगड़ता है।
मम्मी जल्दी से डॉक्टर को फोन करो ना, मेरी बहन और मेरे भांजे को कुछ नहीं होना चाहिए। डॉक्टर का नाम सुनते ही ज्योति फौरन उठ खड़ी होती है। तुम ठीक तो हो ना ज्योति? मुझे तो बड़ी घबराहट हो गई थी। आप सब बेकार में ही परेशान हो रहे हैं, मैं ठीक हूँ। चलो नितिन अब चलते हैं। कहाँ चलते हैं? तू कहीं नहीं जा रही, तू यहीं रहेगी। पहला बच्चा मायके में ही करती है बिटिया, तू नहीं जा रही कहीं। बच्चा होने तक तू यहीं रहेगी। अब चिंता मत कीजिए दामाद जी, मैं और निधि है ना, हम दोनों मिलकर ज्योति को संभाल लेंगे। अब क्या था, ज्योति को जो चाहिए था उससे वो मिल गया था। अगली सुबह सुषमा एक साड़ी वाली को अपने घर बुलाती है। सभी अपने लिए साड़ियां पसंद कर रहे होते हैं और जैसे ही निधि अपनी पसंद की साड़ी पर हाथ रखती है, ज्योति कहती है, हाँ वही साड़ी मुझे पसंद है भाभी। पर हाँ बेटा, जो तुझे पसंद है वही साड़ी तू रख। वैसे भी इस हालत में माँ जितनी खुश रहे बच्चा उतना ही स्वस्थ होता है। चल बता, अब क्या खाएगी तू? क्या इच्छा है तेरी? मैं क्या बोलूं मम्मी, नाश्ते में तो मैगी ही मिलेगी ना। अरे मैं अभी जाता हूँ सुभाष के समोसे लेने, ठीक है मेरी लाडो? अब धीरे धीरे ज्योति अपने मायके को ही अपना घर समझने लगती है। वो अपनी सारी फ्रेंड को फोन करके अपने घर बुलाती है और एक छोटी सी पार्टी रख लेती है। भाभी आज मेरी कुछ फ्रेंड्स घर आने वाली हैं, तो आप सभी के लिए खाने का इंतजाम कर दीजिएगा। वैसे तो मैं ही खाना बना लेती, पर इस हालत में मैं अगर किचन में जाऊंगी तो बेकार में मम्मी आप पर भड़क जाएंगी। आप जानती है ना मम्मी मुझे लेकर कितनी पॉसेसिव है। कुछ देर में ज्योति की सारी सहेलियां वहां पहुंच जाती है। भाभी ड्रिंक्स लाना तो। हाँ दीदी। निधि हॉल में ड्रिंक्स लेकर जाती है। नहीं नहीं भाभी, मेरे गले में खराश है। अरे तो तू चाय पीना। भाभी आप नेहा के लिए 1 कप चाय ले आओ, तब तक हम कार्ड खेलना शुरू करते हैं। ओके गर्ल्स? और इसके आधे घंटे बाद ना आप स्नैक्स ला सकती हो भाभी। और कुछ इस तरह प्रेग्नेंट होने के नाम पर ज्योति अपनी भाभी से नौकरों की तरह काम करवाती रहती। ऐसे ही 3 महीने बीत जाते हैं। एक सुबह जब निधि खाना बना रही थी, वो ज्योति से कहती है, दीदी अगर आप फ्री हो तो आप जरा कपड़े देख लोगी, क्योंकि मुझे खाना बनाने में बहुत वक्त लग जाएगा और कपड़े टाइम से नहीं धुले तो सूखेंगे नहीं। मौसम तो आजकल कैसा हुआ पड़ा है, आप देख ही रही हैं। मुझसे काम करवाओगी भाभी तुम? ऐसा तो मैं होने नहीं दूंगी। ज्योति उठकर वॉशिंग मशीन के पास तो जाती है, पर वहीं उल्टी करने का ड्रामा करने लगती है। ओह गॉड, कितनी खराब स्मेल है इस डिटर्जेंट की। मुझे उल्टी होने लगेगी। मेरा पेट, मेरा जी बहुत घबरा रहा है। मम्मी भैया कोई है क्या? और ये बोलती हुई ज्योति हॉल में आकर बेहोश होकर गिर पड़ती है। क्या जरूरत है निधि तुम्हें ज्योति को कपड़े धोने को बोलने की? मुझे बोल दिया होता। हद होती है यार। निधि तुम न जाने क्या क्या करवा कर मानोगी मेरी बहन से। अरे ठीक है बेटा, कोई बात नहीं। इस हालत में अक्सर ना हमें किसी न किसी चीज की स्मेल से उल्टी आने लगती है। मुझे फिक्र तो इस बात की हो रही है कि 3 महीने हो गए और अभी तक ज्योति का पेट बाहर क्यों नहीं आया? आ जाएगा ना मम्मी, वो तो मैंने ढीले कपड़े पहन रखे हैं ना, और इस घर में मुझे स्ट्रेस भी तो कितना दे रही है भाभी, इसीलिए शायद। अपनी माँ की बातों को सुनकर ज्योति को भी जरा टेंशन हो जाती है और अपने कमरे में जाकर ज्योति दिमाग लगाना शुरू करती है। लगता है मैंने अपनी प्रेगनेंसी को कुछ ज्यादा ही हल्के में ले लिया। मुझे अपनी हरकतों में थोड़ा चेंज करना पड़ेगा और इस पेट को भी बाहर करना पड़ेगा। और यहाँ ज्योति एक छोटी सी गलती कर देती है। एक दिन पहले ही सुषमा ज्योति से उसके पेट के बारे में पूछती है और अगले ही दिन ज्योति अपने पेट में एक पिलो लगा लेती है, जिसे देखते ही सुषमा फट से सब समझ जाती है। अरे बेटा, एक दिन में तेरा पेट इतना ज्यादा बाहर आ गया है? मुझे लगता है हमें डॉक्टर को दिखा देना चाहिए। कहीं तेरे पेट में जुड़वा बच्चे हुए तो और ज्यादा देखभाल करनी पड़ेगी तेरी। कही तो मम्मी, मैं वही बताने जा रही थी आपको। याद है आपको कुछ दिन पहले मेरी सहेलियां घर आई थी, उसमें से ना एक डॉक्टर थी, उसी ने मुझे कहा कि शायद मेरे पेट में ट्विंस है। देखिए, मानना पड़ेगा आपकी पार की नजर को। अपनी बेटी की साड़ी के अंदर से तकिया निकालते हुए सुषमा कहती है, आ गई मेरी नाती बाहर। अब बता, शर्म नहीं आई तुझे इतना घटिया नाटक करते हुए? तुझे पता भी है तेरे होने वाले बच्चों की सलामती के लिए दामाद जी हर रोज मंदिर पैदल चलकर जाते हैं, हर शुक्रवार व्रत करते हैं। तेरे भाई ने तो अभी से अपने भांजे या भांजी के लिए पैसे जोड़ने शुरू कर दिए थे। कितने खुश थे तेरे पापा। सबका दिल तूने तोड़ दिया बेटा, सबका। पर क्यों किया तूने ऐसा? आप लोग, क्योंकि भाभी कहती है आप लोगों का बर्ताव मेरी तरफ बदल गया। एक पल में ही आप सबने मुझे पराया कर दिया। तो तू ऐसा करेगी?
ये नहीं सोचा तूने कि तेरी भाभी अपना घर छोड़कर यहाँ आई है? अगर हम उसे कंफर्टेबल फील नहीं करवाएंगे तो इस घर में वो कैसे एडजस्ट करेगी? हाँ, तू हमारी बेटी है, हमारी बेटी ही रहती, पर हमारा ध्यान खींचने के लिए तूने जो किया उसके बाद तो तू मेरी आंखों के सामने से, तो अभी क्या भी चली जा, वरना मैं तुझे कुछ बुरा बोल दूंगी। और तभी अचानक निधि को उल्टियां आने लगती है और सभी को पता चलता है कि निधि प्रेग्नेंट है। जिस जरिए का इस्तेमाल करके ज्योति सभी का ध्यान अपनी ओर खींचना चाह रही थी, वो उस पर ही उल्टा पड़ गया। रात को जब सूरज और नरेंद्र घर वापस आते हैं तो सुषमा उनसे कहती है, ज्योति का बच्चा नहीं रहा, पर भगवान ने हमें वो बच्चा हमारी बहू के जरिए दे दिया। बहू प्रेग्नेंट है। और इस तरह सुषमा और निधि ज्योति की इज्जत सभी के सामने बचा लेती है। और जैसे ही ज्योति को ये महसूस होता है कि वो बुआ बनने वाली है, वो अपने मन से सारे बैर भाव हटाकर अपनी भाभी को गले लगा लेती है।